नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजू मैम। आप देख रहे हैं अंजू एग्जाम अकेडमी। यदि आपका लक्ष्य है यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआरसी, बीपीएससी, टीआरई 4 या अन्य किसी टीचिंग एग्जाम, तो आप डेली क्लास 11 बजे बिल्कुल मिस मत करिए। आज हम लोग पढ़ेंगे ऐसे टॉपिक को जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो जहाँ जीके जीएस भी पूछा जाता हो या सब्जेक्ट पूछा जाता हो, वहाँ इंडियन इकोनॉमी निश्चित पूछा जाता है। तो इंडियन इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण भाग है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, और यह जो टॉपिक है एनसीईआरटी से उठाया गया है और ये बेसिक से एडवांस लेवल का है। आप लोग जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर करिए। और जब भी किसी भी वीडियो को क्लिक करिए तो सोचिए कि पूरा देखें, क्योंकि थोड़ा सा देखने से किसी का पढ़ाई का अंदाजा, पढ़ाने का अंदाज नहीं जान सकते हैं। इसलिए आप जो भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, बाकी मर्जी आपकी। आज का पहला प्रश्न है, हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने प्रकार के, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्रों में बांटी गई है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम, और कौन कौन से सेक्टर किस क्षेत्र में आते हैं। इसी से रिलेटेड हम प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, आज का ये रहा पहला प्रश्न। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद उत्तर देने की कोशिश करिएगा, और जो टॉप 30 प्रश्न है इनमें से बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है बैंकिंग, ऑप्शन बी है गेहूं की खेती, ऑप्शन सी है कार निर्माण, ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर विकास। कौन सा सही होगा? देखिए, जो बैंकिंग सेवाएं हैं ये तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, कार निर्माण द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, सॉफ्टवेयर विकास ये चतुर्थ या पंचम भाग से मतलब संबंधित है, और जो गेहूं की खेती है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्राइमरी सेक्टर वह क्षेत्र होता है जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है। इसमें कृषि यानी एग्रीकल्चर, पशुपालन यानी एनिमल, मत्स्य पालन यानी फिशिंग, वानिकी यानी फॉरेस्ट्री, खनन यानी माइनिंग शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा, कौन सा क्षेत्र कच्चा माल को तैयार वस्तुओं में परिवर्तित करता है? यानी कौन सा क्षेत्र है जो रॉ मटेरियल को तैयार वस्तुओं में परिवर्तित करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र, बताइए। और यह जो टॉपिक है ना, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या अन्य टीचिंग एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। जीके जीएस के लिए भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। बताइए। तो वो है द्वितीय सेक्टर। द्वितीय सेक्टर में विनिर्माण संबंधी कार्य होते हैं। प्राथमिक सेक्टर में मतलब प्रकृति से जो संबंधित कार्य होते हैं वो होते हैं। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं सम्मिलित होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर, पहले सेक्टर में मैं बता दी थी पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें द्वितीय सेक्टर के बारे में बात कर रही हूँ। द्वितीय सेक्टर में कच्चे माल को संसाधित यानी प्रोसेसिंग करके तैयार वस्तुओं में बदला जा सकता है, जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, इस्पात, ऑटोमोबाइल्स, ये सब द्वितीय सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र के कार्य हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन दिया है कि परिवहन एवं बैंकिंग तृतीय क्षेत्र में शामिल है, और इसका कारण दिया है कि तृतीय क्षेत्र में मुख्यतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ऑप्शन ए दिया है दोनों सही है, दोनों व्याख्या है, दोनों सही है व्याख्या नहीं है, ए सही है आर गलत है, डी सही है, ए सही गलत है, आर सही है। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? परिवहन एवं बैंकिंग तृतीय क्षेत्र में शामिल होते हैं, तो जी बिल्कुल शामिल होते हैं। तृतीय क्षेत्र में मुख्यतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता है, सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो जी ये दोनों सही है और व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तृतीय क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। टर्शरी सेक्टर क्या होता है? इस सेक्टर में वस्तुओं का उत्पादन नहीं बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें क्या क्या शामिल होती हैं? बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, संचार, पर्यटन, ये तृतीय क्षेत्र में। प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र हम लोग क्लियर कर लिए। प्रथम क्षेत्र में क्या क्या आएगा? कृषि, खनन, फिशिंग, मतलब कृषि से संबंधित जितने भी कार्य होंगे और प्रकृति से सीधे जो जुड़े होंगे वो सब प्राथमिक में। द्वितीय में विनिर्माण संबंधी जैसे कार उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, ये सब द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल होगा? तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, संचार, पर्यटन, ये सब शामिल होता है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र और उसका उदाहरण सुमेलित है? यहाँ पे मिलान करना है। प्राथमिक क्षेत्र क्या कृषि से सम्मिलित है, द्वितीय क्षेत्र बैंकिंग से, तृतीय क्षेत्र खनन से और द्वितीय क्षेत्र मत्स्य पालन से। कौन सा
सुमेल सही है, ऑप्शन बताइए। तो देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र है वो कृषि से संबंधित है, द्वितीय क्षेत्र बैंकिंग नहीं, बैंकिंग तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, खनन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तब मत्स्य पालन भी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन ए सही होगा। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग आता है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री आता है, टर्सरी में बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर आता है। प्रश्न नंबर 5 है, ये रहा आज का पहला प्रश्न। अरे 5वां प्रश्न, भारत में तृतीय क्षेत्र के तीव्र विकास का सबसे उपयुक्त कारण क्या है? बताइए क्या कारण है। ऑप्शन है स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, संचार जैसी सेवाओं की बढ़ती मांग। ऑप्शन बी है जनसंख्या में कमी। ऑप्शन सी है कृषि का पूर्णतः समाप्त हो जाना। ऑप्शन डी है औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिबंध। कौन सा सही उत्तर होगा? भारत में तृतीय क्षेत्र का तीव्र विकास का सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कौन सा सही होगा? देखिए, तृतीय क्षेत्र में यानी सेवा क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होने का प्रमुख कारण है शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार जैसी सेवाओं की बढ़ती मांग। ऑप्शन ए सही होगा। भारत में सेवा क्षेत्र का विस्तार का प्रमुख कारण है शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ती आवश्यकता, बैंकिंग एवं डिजिटल सेवाओं का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन एवं संचार का विस्तार। इसी कारण आज सेवा क्षेत्र का जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्नों को ध्यान से देखिए। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से क्या तात्पर्य है? जीडीपी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन आइए दिखाते हैं। एक वर्ष में देश में उत्पादित सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का कुल मूल्य। ऑप्शन बी है एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का कुल मूल्य। ऑप्शन सी है देश का कुल निर्यात। ऑप्शन डी है सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व। कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 6, सकल घरेलू उत्पाद से क्या तात्पर्य है? तो जी, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से तात्पर्य है एक वित्तीय वर्ष में देश में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का कुल मूल्य। ऑप्शन बी सही होगा। जीडीपी का अर्थ होता है एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। और जो जीडीपी होता है केवल फाइनल गुड्स और सर्विस शामिल होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स शामिल नहीं होते हैं जीडीपी में। ध्यान देने योग्य बात है। प्रश्न नंबर 7 है, जीडीपी की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल क्यों किया जाता है? बताइए। प्रश्न है, ऑप्शन दिखाती हूँ। जीडीपी में केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल क्यों किया जाता है? क्योंकि दोहरी गणना से बचने के लिए, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं की कुल मूल्य नहीं होता है। ऑप्शन सी है क्योंकि केवल कृषि वस्तुओं का उत्पादन की गणना की जाती है, क्योंकि सेवाओं को शामिल नहीं किया जा सकता है। बताइए, जीडीपी में केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल क्यों किया जाता है? क्योंकि दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम वस्तुओं का ही मतलब गणना किया जाता है, शामिल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे गेहूं, आटा, ब्रेड तीनों का मूल्य जोड़ दिया जाए तो एक ही वस्तु का मूल्य कई बार गिना जाएगा, जिसे डबल काउंटिंग दोहरी गणना कहते हैं। इसलिए जीडीपी में केवल फाइनल गुड्स का मूल्य ही शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। समय के साथ भारत में जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान उल्लेखनीय रूप से बढ़ रहा है। इसका कारण दिया है क्योंकि बैंकिंग, आईटी, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा में विस्तार से सेवाओं की मांग बढ़ रही है। बताइए। प्रश्नों को ध्यान से देखिए। क्या समय के साथ भारत के जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है? तो जी बिल्कुल बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बैंकिंग और आईटी, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य और शिक्षा के विस्तार से सेवाओं की मांग बढ़ रही है। तो जी बिल्कुल बढ़ भी रही, मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। भारत में सेवाओं के विकास का प्रमुख कारण है सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और डिजिटल बैंकिंग, ई कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन एवं संचार। इसी कारण वर्तमान समय में जीडीपी में सबसे योगदान सेवा क्षेत्र का है। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही के वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्सरी सेक्टर का, ऑल सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन इक्वली। प्रश्न नंबर 9, कौन सा उत्तर सही होगा?
तो हाल ही के वर्षों में देखिए, इससे पहले भारत के जीडीपी में यानी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान अधिक था, लेकिन बढ़ती मांग मतलब जो सेवाओं का बढ़ती मांग है, उसी के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। हालांकि रोजगार की दृष्टि से कृषि भी अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है, लेकिन जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। आप सोच रहे होंगे कि क्या जो कृषि है पहले की अपेक्षा घट गई है? तो जी नहीं, कृषि अपने लेवल से ऊपर ही उठी है, लेकिन सेवाओं का मांग बढ़ने के कारण इसका योगदान बढ़ गया है। प्रश्न नंबर 10 है, जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है, जीडीपी देश के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है। ऑप्शन बी है, जीडीपी आर्थिक प्रदर्शन का एक संकेतक है। ऑप्शन सी है, जीडीपी में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को अलग से शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी है, जीडीपी की गणना एक निश्चित अवधि समान एक वर्ष के लिए की जाती है। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे नहीं पूछा है, कौन सा सही होगा? तो देखिए, जीडीपी देश के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है, तो जी बिल्कुल मापता है। जीडीपी आर्थिक प्रदर्शन का एक संकेतक है, तो जी बिल्कुल। जीडीपी की गणना एक निश्चित अवधि सामान्यतः एक वर्ष के लिए की जाती है, तो जी बिल्कुल। लेकिन जो जीडीपी में मध्यवर्ती वस्तुओं को मूल्य से अलग शामिल किया जाता, तो जी नहीं। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। जीडीपी में इंटरमीडिएट गुड को अलग से शामिल नहीं किया जाता। यदि ऐसा किया जाएगा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए जीडीपी में केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विस का मूल्य जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, दोस्तों बता दें, ये जो सीरीज चलाई जा रही है टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और अन्य टीचिंग एग्जाम को टारगेट करके चलाई जा रही है और उसका आधार एनसीईआरटी रखा गया है। एनसीईआरटी आधार रखने का मेन मकसद यही है कि वर्तमान समय में एनसीईआरटी को प्रेफर किया जा रहा है, इसलिए आप लोग एनसीईआरटी को प्रेफर करिए और इसको एक बार पढ़ जाइए। तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए मैं एनसीईआरटी क्लास एमसीक्यू के माध्यम से चला रही हूँ। इससे पहले क्लास 9th का एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है, अब क्लास 10th का इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी चल रहा है। आज क्लास 2 है, इससे पहले एक क्लास चल जा चुकी है और एनसीईआरटी का कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है, आप वहाँ से जा करके अपने बेस को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों बता दो, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट देखती हूँ तो हमें बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है। यदि मेरे पढ़ाने में कुछ कमी होगी, कंटेंट में कुछ कमी होगी, तो एक बार सजेशन जरूर दीजिएगा। आप लोगों का सजेशन हमें स्वीकार होगा। कोई भी कमी होगा बेझिझक आप कमेंट करके बता दीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भारत की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र। प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत की किस अर्थव्यवस्था में पाई जाती है? प्रश्न नंबर 11। तो देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी इसे कहा जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि किसी परिवार के पास भूमि का एक निश्चित भाग है जो एक आदमी उसमें पर्याप्त है, लेकिन यदि घर के सदस्य 5 लोग हैं तो उसी में जाकर कार्य करते हैं। तो एक लोग जितना कार्य कर रहे थे उत्पादन हो रहा था और 4 लोग जितना कर रहे हैं सेम उत्पादन हो रहा है, तो इसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। यह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग एक ही कार्य में लगे होते हैं। यदि कुछ लोगों को हटा दिया जाए तब भी उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। भारत में यह स्थिति मुख्यतः कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, क्योंकि सीमांत भूमि पर परिवार के कई सदस्य कार्य करते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा प्रच्छन्न बेरोजगारी को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करती है? श्रमिकों के पास बिल्कुल भी काम नहीं, आवश्यकता से अधिक श्रमिक कार्यरत तथा कुछ श्रमिकों को हटाने पर भी उत्पादन में कमी नहीं। ऑप्शन सी है, श्रमिक केवल त्योहारों के समय कार्य करते हैं। ऑप्शन डी है, श्रमिकों को अधिक वेतन मिलता है। कौन सा उत्तर सही होगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी को सबसे अच्छी तरह कौन स्पष्ट कर रहा है? बताइए।
तो मैं अभी ऊपर क्लियर की हूँ। यदि आप लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़े होंगे तो इसको कर ले जाएंगे। तो देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं तथा कुछ श्रमिकों को हटा देने पर भी उसके उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी को डिसगाइज्ड और छिपी बेरोजगारी भी कहा जाता है और यह प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो क्या बताएं हम? ऑप्शन बी। प्रच्छन्न बेरोजगारी में व्यक्ति देखने में रोजगार युक्त तो लगता है लेकिन उसका सीमांत उत्पादकता लगभग शून्य होती है। उदाहरण से समझते हैं, 5 लोगों का काम 8 लोग कर रहे हैं, यदि 3 लोगों को हटाया जाए तभी उत्पादन समान रहेगा। प्रश्न नंबर 13 है, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। प्रच्छन्न बेरोजगारी श्रम उत्पादकता को कम करती है। ऑप्शन बी है, उसका कारण है प्रच्छन्न बेरोजगारी में कुछ श्रमिक कुछ उत्पादन में बहुत कम या शून्य योगदान देते हैं। ऑप्शन ए दिया है, दोनों सही, ये व्याख्या है, दोनों सही व्याख्या नहीं है, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। कौन सा उत्तर सही होगा? प्रश्न नंबर 13। तो देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी श्रम उत्पादकता को कम करती है, तो जी बिल्कुल करती है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी में कुछ श्रमिकों कुल उत्पादन में बहुत कम या शून्य योगदान देते हैं, तो जी दोनों सही भी है और व्याख्या भी है। 13 का ए होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी है, इससे प्रश्न हर साल टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी या अन्य मतलब जो भी टीचिंग एग्जाम है इससे रिलेटेड प्रश्न बनता ही बनता है और यह जीके जीएस भी इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। जीके जीएस में जब एक ही कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हैं तो प्रति श्रमिक उत्पादन कम हो जाता है और यही कारण है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 14 प्रश्न है, कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न है। देखिए, एक किसान के पास थोड़ी सी कृषि भूमि है, उसके परिवार में 8 सदस्य खेत में कार्य करते हैं। कृषि विशेषज्ञ का मत है कि केवल 5 सदस्य कार्य करें तब भी उत्पादन समान रहेगा। तो यह स्थिति किसका उदाहरण है? मौसमी बेरोजगारी का, खुली बेरोजगारी का, प्रच्छन्न बेरोजगारी का, संरचनात्मक बेरोजगारी का? बताइए। एक ही प्रश्न का मतलब उत्तर एक ही है, लेकिन प्रश्नों को देखिए किस तरह घुमा रहा है छात्रों को फंसाने के लिए। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो किसी तरह भी कोई फंसाए प्रश्नों में आप उलझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है? यही न दिया है कि एक किसान के पास छोटा मतलब भूमि है, उसमें 8 सदस्य कार्य करते हैं, लेकिन कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि उसमें 5 के लिए ही कार्य है, तो तब भी उत्पादन समान रहेगा। 5 लोग कार्य करेंगे तब भी उत्पादन समान रहेगा। तो मतलब ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण है। एनसीईआरटी का सबसे प्रसिद्ध यही उदाहरण है, क्योंकि 8 लोगों के स्थान पर 5 लोग भी समान उत्पादन कर सकते हैं, इसलिए अतिरिक्त 3 लोग की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाएगी, अतः प्रच्छन्न बेरोजगारी होगा। प्रश्न नंबर 15 है। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी को किस किस रूप में, उसका रूप बदलकर किस किस रूप में आप लोगों से पूछ रहा है। कहाँ से प्रश्न बनाएगा, किस तरह बनाएगा, प्रश्नों को हम लोग तोड़कर मड़ोड़कर एकदम देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, ग्रामीण भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? ऑप्शन ए है विनिर्माण सेवा क्षेत्र रोजगार का अवसर बढ़ाना। ऑप्शन बी है उसी कृषि भूमि पर श्रमिकों की संख्या बढ़ाना। ऑप्शन सी है किसानों के कार्य घंटे कम करना। ऑप्शन डी है लघु उद्योग बंद करना। दिया है प्रश्न कि ग्रामीण भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कम करने के लिए कौन सा उपयोग सबसे प्रभावी है? प्रश्न नंबर 15। तो ऑप्शनों के अनुसार सबसे प्रभावी उत्तर ए लग रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वह कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र पर दबाव कम करने के लिए विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में रोजगार का अवसर बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि कृषि पर निर्भरता अतिरिक्त श्रमिकों को कृषि पर निर्भर अतिरिक्त श्रमिक को लघु उद्योग में, खाद्य प्रसंस्करण में, ग्रामीण उद्योग में, सेवा क्षेत्र में रोजगार मिले तो कृषि पर दबाव कम होगा और प्रच्छन्न बेरोजगारी घटेगी। यही कारण है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार विविधीकरण को बढ़ावा देती है। कई बार अधिक श्रमिक होने पर भी उत्पादन बढ़ता है। प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए तो ऑप्शन दिखाती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा संगठित क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है? संगठित ऑर्गेनाइज सेक्टर की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन देखिए। कोई लिखित नियुक्ति पत्र नहीं होता है। ऑप्शन बी है कानूनी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, लाभों के साथ नियमित रोजगार। ऑप्शन सी है काम मिलने पर ही मजदूरी दी जाती है। ऑप्शन डी है श्रम कानून सामान्य लागू नहीं होते। कौन सा उत्तर सही होगा?
प्रश्न नंबर 11 अरे 16 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो जो प्रश्न है, प्रश्न एक बार और देखिए, कौन संगठित क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है? तो जो संगठित क्षेत्र होता है उसकी प्रमुख विशेषता होती है कि वह कानूनी सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के लाभों के साथ नियमित रोजगार प्रदान करे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संगठित क्षेत्र में लिखित नियुक्ति पत्र होता है, निश्चित वेतन मिलता है, भविष्य निधि यानी पीपीएफ, ग्रेजुएटी, पेंशन आदि सुविधाएं मिल सकती हैं, श्रम कानून लागू होते हैं और कार्य के घंटे निश्चित होते हैं। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न को देखिए तो ऑप्शन दिखाती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा श्रमिक असंगठित में संबंधित होने की सबसे अधिक संभावना रहता है? प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रमिक असंगठित क्षेत्र में से संबंधित होने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन ए है सरकारी विद्यालय के शिक्षक, भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी, फेरी वाला, सड़क विक्रेता, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रबंधक। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? असंगठित क्षेत्र से संबंधित होने की सबसे अधिक संभावना किसकी हो सकती है? क्या सरकारी विद्यालय के शिक्षक की हो सकती है? तो जी नहीं। आरबीआई की अधिकारी की हो सकती है? तो जी नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रबंधक की हो सकती है? तो जी नहीं। फेरी वाला या सड़क विक्रेता की हो सकती है। ऑप्शन सी सही होगा। असंगठित क्षेत्र में सामान्यतः कौन कौन आते हैं देख लेते हैं। फेरी वाला, घरेलू कामगार, दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदार, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक आदि शामिल होते हैं। इन्हें प्रायः नौकरी की सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है। प्रश्न नंबर 18 है, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। भारत में अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। उसका कारण है असंगठित क्षेत्र में सामान्यतः पर्याप्त नौकरी, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं होते हैं। कौन सा उत्तर सही होगा? दोनों सही है, व्याख्या है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं है, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, कौन सा होगा? प्रश्न को ध्यान से देखिए, पढ़िए, उसके बाद उत्तर देने की कोशिश करिए। भारत में अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। तो जी बिल्कुल। और असंगठित क्षेत्र में सामान्यतः पर्याप्त नौकरी, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध होते हैं। तो जी बिल्कुल, दोनों सही है और व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? अच्छा, जी, भारत में अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं जी, और सामान्यतः पर्याप्त, ये दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा। हम ध्यान नहीं दी हूँ। दोनों कथन है, भारत में बड़ी संख्या में लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और इस क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा सीमित होती है, लेकिन आर ए की कारण नहीं बताता है। अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्र में इसलिए हैं क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटे व्यवसाय, कृषि, अनौपचारिक रोजगार का बड़ा हिस्सा है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच अंतर है? बताइए। सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच का अंतर है। ऑप्शन ए है सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व सरकार के पास होता है, जबकि निजी क्षेत्र का स्वामित्व व्यक्ति और या कंपनियों के पास होता है। ऑप्शन बी है दोनों का स्वामित्व केवल विदेशी कंपनियों के पास होता है। ऑप्शन सी है निजी क्षेत्र का नियंत्रण केवल संसद के पास होती है। ऑप्शन डी है सार्वजनिक क्षेत्र सभी सेवाएं प्रदान नहीं करता है। कौन सा उत्तर सही होगा? प्रश्न नंबर 19। तो देखिए, जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच का अंतर स्पष्ट कर रहा है वो ऑप्शन ए कर रहा है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व सरकार के पास होता है, जबकि निजी क्षेत्र का स्वामित्व व्यक्ति विशेष या कंपनी के पास होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन डी है इन्फोसिस। पब्लिक सेक्टर का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 20। तो देखिए, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है यह सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। ऑप्शन ए, जिसे सेल कहा जाता है। सेल का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। सेल भारत सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रम है, जबकि रिलायंस, टाटा स्टील, इन्फोसिस निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। ध्यान दें, परीक्षा में स्वामित्व के आधार पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में अंतर पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन ए है ग्रामीण क्षेत्रों में गारंटीकृत मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है केवल औद्योगिक विकास बढ़ाना, निर्यात बढ़ाना। और ऑप्शन क्या दिया है, डी शहरी क्षेत्रों में निजी उद्योगों का स्थापित करना। तो प्रश्न पूछा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में को गारंटी मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों, वर्तमान समय में 125 दिन हो गया है, वित्तीय वर्ष में 125 दिनों तक अकुशल मजदूरी आधारित रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ग्रामीण रोजगार बढ़ाना, गरीबी कम करना, ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण, पलायन कम करना, यही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 20 है, मनरेगा मुख्य रूप से किस प्रकार की बेरोजगारी को कम करने में सहायक है? मौसमी, फ्रिक्शनल यानी घर्षणात्मक। ऑप्शन सी है प्रौद्योगिकी बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो देखिए, मनरेगा है मुख्य रूप से मौसमी बेरोजगारी को कम करने में सहायक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 22 का ए। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य पूरे वर्ष नहीं चलता। फसल कटाई और बुआई के बीच समय में लोगों को रोजगार नहीं मिलता। जो कटाई और बुआई के बीच में समय होता है उसमें रोजगार नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में मनरेगा रोजगार उपलब्ध कराकर मौसमी बेरोजगारी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र की प्रसन्न बेरोजगारी कम की जा सकती है। प्रश्न क्या दिया, ध्यान से पढ़िए कथन। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ाने से कृषि की प्रच्छन्न रोजगारी कम की जा सकती है। इसका कारण यह है, रोजगार की विविधीकरण कृषि पर अत्यधिक निर्भरता को कम करती है। इसका ऑप्शन है, देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया है, उसके बाद उत्तर दीजिए। देखिए, कथन जो दिया है वो भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी है। तो ऑप्शन ए सही होगा। दोनों सही है और दोनों व्याख्या है। यह अतिरिक्त कृषि श्रमिकों को लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, परिवहन, आईटी अन्य सेवाओं में रोजगार मिले तो कृषि पर दबाव कम होगा और प्रच्छन्न बेरोजगारी घटेगी। प्रश्न नंबर 14 है कि ग्रामीण क्षेत्र में सतत रोजगार सृजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? प्रश्न को ध्यान से देखिए, ऑप्शन दिखाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सतत रोजगार सृजन के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रभावी कौन सा है उपाय? ऑप्शन ए है कृषि आधारित उद्योग, सिंचाई सुविधाएं एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना, केवल कृषि पर निर्भरता बढ़ाना, ग्रामीण उद्योग बंद करना, ग्रामीण आधारभूत संरचना में निवेश कम करना। तो देखिए, ये तीनों नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। सबसे अच्छा और सबसे न्यूट्रल ऑप्शन ए लग रहा है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 24 का ए सही होगा। ग्रामीण रोजगार को अस्थायी बनाने के लिए कृषि का आधुनिकीकरण, सिंचाई, डेयरी एवं मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कौशल विकास, ग्रामीण सड़कें एवं भंडारण बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 25 है, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है तो ये प्रश्न आसान है। प्रश्न की लंबाई को देखकर, उसके मतलब कितना बड़ा है ये देखकर कभी मत डरिएगा। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, कितना हो भी प्रश्न बड़ा रहेगा तो आसान लगेगा। आपके सामने आते ही वो रफू चक्कर हो जाएगा यदि कंसेप्ट क्लियर है तब, नहीं तो आपको बंदूक दिखाकर चला जाएगा, मतलब आपकी प्रश्न गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी। मेरी बात को समझिए, ठीक। अब बताइए, एक गांव मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। सीमित सिंचाई के कारण केवल बुआई और कटाई के समय रोजगार मिलता है, तो सरकार सिंचाई परियोजना शुरू करती है, डेयरी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देती है और मनरेगा को लागू करती है। तो उपयुक्त उदाहरण परिणाम क्या होगा? जो उपयुक्त उदाहरण है ये, इसका परिणाम क्या होगा? क्या एक गांव मुख्यतः कृषि पर निर्भर है, यहाँ पे सीमित सिंचाई के कारण केवल बुआई और कटाई के समय रोजगार मिलता है और सरकार सिंचाई परियोजना शुरू कर रही है, डेयरी उद्योग प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा दे रही है तथा मनरेगा लागू है, तो वह इसका जो उपयुक्त इसका परिणाम क्या होगा? मौसमी और बेरोजगारी में, प्रच्छन्न बेरोजगारी में वृद्धि होगी, रोजगार विविधीकरण, ग्रामीण बेरोजगारी में कमी आएगी, कृषि पूर्णतः समाप्त हो जाएगी या जीडीपी में कमी आएगी। कौन सा उत्तर सबसे उपयुक्त है बताइएगा जी। ये सब समस्या तो मौसमी या प्रच्छन्न बेरोजगारी को कम करने के लिए न किया जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया।
कृषि पूर्णतः समाप्त कहाँ हो जाएगा, जीडीपी में कमी नहीं आएगी, वृद्धि होगी। यहाँ पे क्या होगा, रोजगार का विविधीकरण एवं ग्रामीण रोजगार में कमी आएगी, बेरोजगारी में कमी आएगी। ऑप्शन बी सही है। यह प्रश्न एम्प्लॉय डाइवर्सिफिकेशन पर आधारित है। सरकार द्वारा सिंचाई, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, मनरेगा जैसे उपाय अपनाने से वर्ष भर रोजगार के अवसर बढ़ने और ग्रामीण बेरोजगारी कम होगी। ये रहा 26वां प्रश्न। जीडीपी की गणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया है केवल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य शामिल होता है। ऑप्शन बी है दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं अलग से शामिल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी है एक ही वस्तु के मूल्य के उत्पादन के प्रत्येक चरण को जोड़ा जाता है। ऑप्शन डी है जीडीपी की घरेलू सीमा के भीतर होने वाले उत्पादन माप आता है। यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं सही नहीं है, तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन सी गलत नहीं है, गलत है। तो यहाँ पे सही नहीं है पूछा है ना, तो ऑप्शन सी सही होगा। एक ही वस्तु के मूल्य को उत्पादन के प्रत्येक चरण पर जोड़ा जाता है, तो ये ऐसा नहीं है। जीडीपी में एक ही वस्तु का मूल्य बार बार नहीं जोड़ा जाता। यदि गेहूं, आटा, ब्रेड तीनों का मूल्य जोड़ा जाए तो डबल काउंटिंग होगी, इसलिए फाइनल गुड्स और सर्विस का मूल्य लिया जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि तृतीय क्षेत्र का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। किसका, सर्विस सेक्टर यानी तृतीय का। कोयला खनन, कपास की खेती, बीमा सेवाएं, इस्पात निर्माण। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए खनन निर्माण प्राथमिक से है, कपास की खेती प्राथमिक से है, इस्पात निर्माण द्वितीय से है, लेकिन जो बीमा सेवाएं हैं ये किससे संबंधित हैं, तृतीय से। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तृतीय क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधि आती हैं, आइए देख लेते हैं। बैंकिंग, बीमा, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ये सब तृतीय क्षेत्र में आती हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, कथन और कार्य से संबंधित प्रश्न है। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामान्यतः असंगठित क्षेत्र की तुलना में अधिक नौकरी सुरक्षा प्राप्त होती है। दिया है कि संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामान्यतः असंगठित क्षेत्र की तुलना में अधिक नौकरी सुरक्षा प्राप्त होती है, तो जी बिल्कुल सही है। इसका कारण दिया है संगठित क्षेत्र में वेतन, कार्य परिस्थितियों, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित श्रम कानून लागू होते हैं। कौन सा उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 28, तो देखिए दोनों सही है और व्याख्या भी है, ऑप्शन ए सही होगा। संगठित क्षेत्र में श्रम कानून लागू होते हैं, नियमित वेतन मिलता है, अवकाश, सामाजिक सुरक्षा, अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसी कारण यहाँ नौकरी की सुरक्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। प्रश्न नंबर 29 है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है प्रश्न। एक जिला प्रशासन, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, डेयरी सहकारी समितियां, कौशल विकास केंद्र, ग्रामीण सड़क विकसित करता है तो 5 वर्षों में गैर कृषि रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। यह उदाहरण किस अवधारणा को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करती है, बताइए। प्रश्नों को एक बार और ध्यान से पढ़िए। एक जिला प्रशासन, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, डेयरी सहकारी समितियां, कौशल विकास केंद्र, ग्रामीण सड़कें विकास करता है तो 5 वर्षों में गैर कृषि रोजगार में उपलब्ध उल्लेखनीय वृद्धि में क्या होगा। यह किसकी अवधारणा को स्पष्ट करती है, बताइए। रोजगार के विविधीकरण को, प्रच्छन्न बेरोजगारी को, ऑप्शन सी है दोहरी गणना को, मुद्रास्फीति को। कौन सा उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 29, तो जो उपयुक्त उदाहरण है किसको सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, तो रोजगार के विविधीकरण को। ऑप्शन नंबर ए सही है। जब रोजगार केवल कृषि तक सीमित न होकर डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, लघु उद्योग, सेवाओं में भी बढ़ता है तो इसे रोजगार का विविधीकरण कहा जाता है। यह ग्रामीण आय और रोजगार दोनों को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 30 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अध्याय का केंद्रीय संदेश निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अध्याय का केंद्रीय संदेश कौन सा है, बताइए। ऑप्शन ए दिया है आर्थिक विकास केवल कृषि पर निर्भर। ऑप्शन बी है केवल औद्योगिक क्षेत्र में जीडीपी का योगदान। ऑप्शन सी है संतुलित विकास के लिए प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्रों का समन्वित विकास तथा उत्पादन रोजगार आवश्यक है। ऑप्शन डी है आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं है। कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। यह पूरे अध्याय का मास्टर कॉन्सेप्ट है। किसी भी अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास के लिए कृषि, उद्योग, सेवाएं तीनों का समन्वित विकास आवश्यक है। साथ ही उत्पादक रोजगार और मानव संसाधन का भी विकास समान रूप से किया जाना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार क्लास 10th इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 समाप्त हुआ।
कल हम लोग चैप्टर 3 को देखेंगे। और दोस्तों एक बार बता दूं कि ये भी जो भी प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, बीपीएससी, टीआरई4 और अन्य टीचिंग एग्जाम को देख करके उसी के आधार पर तैयार किया गया है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। यदि कंप्लीट एनसीईआरटी चाह रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और इसका प्लेलिस्ट भी बना है, आप लोग चैनल पर विजिट करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलते चलते एक बात बोल दूं दोस्तों, सरकारी नौकरी का सपना सभी देखते हैं लेकिन मेहनत बहुत कम ही करते हैं। तो आप उन कम मेहनत करने वालों में से बनिए। आप सपना भी देखिए और मेहनत भी करिए और सरकारी नौकरी भी हासिल करिए। थैंक यू।